तो बच्चों हम पी ब्लॉक तत्वों का रसायन देख रहे थे, है ना। पी ब्लॉक तत्वों के रसायन के अंतर्गत हमने पहले कक्षा में 15वें समूह के तत्व देखे हैं। इसके बाद हम 16वें समूह के तत्व आते हैं, है ना। पी ब्लॉक के 16वें समूह के तत्व, है ना। तो आवर्त सारणी के बारे में पहले चर्चा कर चुके थे हम, है ना। तो 16वें समूह 15वें के बाद क्या आता है, 16वें समूह के तत्व। और 16वें समूह के तत्व में 5 तत्व आते हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं उनको देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन संकेत होता है O, है ना। उसके बाद सल्फर, सल्फर जिसका संकेत होता है S। उसके बाद सेलेनियम, इसका संकेत होता है। उसके बाद है टेलुरियम, Te। उसके बाद है पोलेनियम जिसका संकेत होता है PO, ठीक है। इस प्रकार से 16वें समूह में 5 तत्व आते हैं, है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखें तो परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 16 होता है, ठीक है। जो मैंने 15वें समूह में ट्रिक बताया था परमाणु क्रमांक याद रखने का, क्या था, 8, 18, 18, 32, है ना। शुरू का हमको परमाणु क्रमांक मालूम रहेगा, है ना, तो हम बाकी परमाणु क्रमांक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। जैसे 8 में मैंने 8 जोड़ा 16 हुआ, है ना। 16 में मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 34, ठीक। उसी प्रकार से 34 में मैं 18 जोड़ूंगा तो आपका 52 आएगा, 52 आएगा, ठीक है। है ना, 52। इस 52 में मैं 32 जोड़ूंगा, 32 जोड़ूंगा तो ये आपका आएगा 84, 84, ठीक है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या याद रख सकते हैं, किसी भी ग्रुप का परमाणु क्रमांक हम याद कर सकते हैं। अब हमको पूछा क्या जाता है कि आपके परीक्षा में पूछा क्या जाता है कि 16वें समूह के तत्वों के नाम लिखकर, है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए, ऐसा करके आता है, ठीक है। तो नाम याद रखने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो नाम के लिए, है ना, एक ट्रिक है क्या कि हम इसको याद कर सकते हैं। शुरू अक्षर हम लिख लें, जैसे ओस से टी पो, है ना, ओस से टी पो, है ना, ये एक ट्रिक है ना। जैसे ओस ऑक्सीजन, सा से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, पो से पोलेनियम, ठीक। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं तत्वों को, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप जब नेक्स्ट आप एलिमेंट पढ़ेंगे 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, तो आप 17वें, 18वें तक, है ना, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, ठीक। उसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 2 6, 6 2 8। हम सल्फर का देखें तो 1s2, 2s2, 2p6s2, 3p4, ठीक है ना। से हम सेलेनियम का कर सकते हैं, है ना। सेलेनियम का आप कीजिए, मैं लास्ट का लिख रहा हूं, है ना। लास्ट का यहाँ आएगा 4s और 4p4 आएगा। उसी प्रकार से टेलुरियम का, है ना, लास्ट में आएगा 5s2 और 5p4। और पोलेनियम का आपका आएगा 6s2 और 6p4। मैंने सभी का लास्ट कक्षक का लिख दिया है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो इसमें क्या आ रहा है, 2s 2p, है ना। यहाँ 3s 3p
है ना, और 4s आ रहा है, 4s के बाद 5s आ रहा है, फिर 6s, 6p आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सीरीज लगातार चलते रहता है ना, मतलब 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो लास्ट कक्षक में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, और लाइन से चलता है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतिम कोष में, है ना, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन NH2 और आपका Np4 होता है ना। S कक्षक में 2 और P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ें। अब देखिए इसके बारे में 16 समूह के तत्वों के बारे में सामान्य परिचय हो जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, है ना, इनको देखिए यहाँ पर ये जो 4 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, इनको सम्मिलित रूप से चेल्कोजन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, चेल्कोजन, ठीक है ना, चेल्कोजन कहा जाता है सम्मिलित रूप से। ये जो 4 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, चेल्कोजन कहा जाता है। क्यों चेल्कोजन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो धातु हैं, है ना, उनके ऑक्साइड, है ना, सेलेनाइट के रूप में रहते हैं, है ना, ठीक है, टेलुराइट के रूप में रहते हैं, है ना, इन्हीं रूपों में पाए जाते हैं, इनके ऑक्साइड के रूपों में पाए जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, चेल्कोजन कहा जाता है। ठीक है, जितने भी आप प्रकृति में धातु देखते हैं, है ना, जितने सारे धातु तत्व हैं वे सभी के ऑक्साइड रूप में एस का हम देखते हैं तो बहुत सारे जो एस के हैं ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेलेनाइड है, टेलुराइड है, इस रूप में पाए जाते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, चेल्कोजन कहा जाता है। अब लास्ट तत्व जो बच जाता है पोलेनियम, है ना, ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है ना, ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, जिससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है पोलेनियम से। और ये रेडियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है उनके क्षय का मतलब उनसे अल्फा बीटा कण निकलने से जो उत्पाद बनता है वो पोलेनियम। ठीक है, अर्थात हम रेडियम से इसको बना सकते हैं। ठीक, तो समझ आया चेल्कोजन क्या है और रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर पोलेनियम, है ना। ठीक है, ये समझ आ गया, है ना, ये आपका 16वें समूह के तत्व हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो 16वें समूह के तत्व के अंतर्गत, है ना, इनकी परमाणुविक और भौतिक गुणों में आवर्तिता देखते हैं। सोलहवें समूह के परमाणुविक और भौतिक गुणों में आवर्तिता। परमाणुविक और भौतिक गुणों में आवर्तिता देखें तो सबसे पहले हम देखें आध्यात्मिक प्रकृति। क्या आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति देखें तो हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, ऑक्सीजन से
हम कहाँ तक टेलुरियम तक जाते हैं तो धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, धात्विक प्रकृति का जो गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ता है ना। अर्थात ऑक्सीजन और सल्फर, है ना, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु हैं। ठीक है, और सेलेनियम और टेलुरियम, सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों क्या हैं, उपधातु हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, अधातु है, और सेलेनियम और टेलुरियम क्या है, उपधातु के रूप में पाया जाता है। ठीक ठीक है, यह धात्विक इसकी प्रकृति हो गई। इसके बाद देखें इसका सेकंड नंबर, है ना, भौतिक अवस्था। ठीक, सेकंड नंबर देखते हैं भौतिक अवस्था। 16वें समूह के तत्वों की भौतिक अवस्था क्या होती है। 16वें समूह के तत्वों की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 16वें समूह का जो तत्व है ऑक्सीजन, है ना, वो द्विपरमाणुविक गैस है। जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक गैस के रूप में पाया जाता है। परमाणुक गैस, द्विपरमाणुक गैस के रूप में पाया जाता है ना। और बाकी जो है ना, वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। बाकी जो सदस्य हैं, है ना, बाकी जो सदस्य हैं वो क्या, किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में। जैसे सल्फर से लेकर, है ना, सल्फर से लेकर पोलेनियम तक ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, इसका फिजिकल स्टेट देखते हैं 16 समूह के तत्वों का, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, और बाकी जो हैं क्या, सल्फर से पोलेनियम तक देखें तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया भौतिक अवस्था। इसके बाद आए हम गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरा नंबर देखें, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक देखें तो हम ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक जाएं, ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक गलनांक और क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है ना, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है ना। तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है ना। गलनांक मतलब उसको क्या करना, गलाना, है ना। गलनांक मतलब क्या करना, गलाने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। ठीक है, तो इसमें हम मतलब में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो गलनांक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो आपका गलनांक और क्वथनांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर पोलेनियम, है ना, जो रेडियो सक्रिय तत्व है, उसका गलनांक का मान क्या आता है, कम आता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय जो पोलेनियम है ना, एक तत्व छोड़ भाई ऑक्सीजन से टेलुरियम तक देखे, है ना, तो यहाँ पर जो पोलेनियम है, पोलेनियम का गलनांक का मान क्या है, कम है। एक इसमें याद रखेंगे, इसके गलनांक का मान कम है क्योंकि ये रेडियोएक्टिव तत्व है, इस वजह से गलनांक का मान इसका क्या आता है, कम आता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वथनांक है, क्वथनांक का मान अभी तक ज्ञात नहीं है। इसका कितना क्वथनांक होता है अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक, ये समझ आ गया गलनांक और क्वथनांक। आगे बढ़ें, 4th नंबर देखें हम परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या देखते हैं। नंबर परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणुविक एवं क्या, आयनिक त्रिज्या। तो हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो कक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी, है ना। कक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी तो आयनिक त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो समूह में हम ऊपर से नीचे जाएं, है ना, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ता है ना।
ठीक है, समूह में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। वृद्धि होगी तो कक्षकों की संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब 5वां नंबर देखें, आयनन विभव, है ना। आयनन विभव एवं ऋण विद्युता। आयनन विभव और ऋण विद्युता का मान। सोलहवें समूह के तत्वों की, है ना, आयनन विभव का मान। इसमें हम ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में हम क्या जाते हैं, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो इसमें कमी आती है ना। क्या आती है, कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। और परमाणु त्रिज्या का मान जब बढ़ेगा तो आयनन विभव एवं ऋण विद्युता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, इसका मेन कारण यही है कि परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। इस वजह से ऋण विद्युता के मान में क्या आती है, या आयनन विभव के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, इसके बाद देखें परमाणुविकता। परमाणुविकता, परमाणुविकता देखें तो ऑक्सीजन, है ना, 16वें समूह का जो प्रथम सदस्य है ऑक्सीजन, ये द्विपरमाणुविक होता है। ऑक्सीजन O2 के रूप में लिखते हैं ज्यादातर, है ना। क्या होता है, ये द्विपरमाणुविक रूप में होता है। द्विपरमाणुविक अवस्था में पाया जाता है। ठीक, और बाकी जो होते हैं, है ना, बाकी जो सदस्य होते हैं वे द्विपरमाणुविक, बाकी लोग क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं, तो चतुर्परमाणुविक भी होते हैं। ठीक है ना। तो परमाणुविकता, इसके द्विपरमाणुविक क्यों होते हैं, है ना, तो इसमें जो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो क्या करता है, बहुबंध बनाता है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो क्या पी पाई बॉन्ड, इसका आकार भी छोटा है ना। इसका आकार छोटा होने के कारण क्या करता है, पी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इस वजह से ये द्विपरमाणुविक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका परमाणुविकता हो गई। है ना, और बाकी जो सदस्य हैं, है ना, बाकी सदस्य जो है उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है ना। उनके साइज जो होती है क्या होती है, बड़ी होती है, जिसके कारण वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक, इस वजह से वो व्यवस्था नहीं प्राप्त करते। समझ में आई बात, है ना। तो ये परमाणुविकता हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो ऑक्सीकरण संख्या, एक एक करके देखें सबको। ऑक्सीकरण संख्या, है ना, नेक्स्ट गुण है ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या, इसका लास्ट कोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन NH2 और Np4, है ना। NH2 और क्या होता है, Np4 होता है। ठीक है जी, है ना। तो ये जो है ना, +2 और +4, ठीक है, और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर -2 और -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ना। देखिए +2 भी करता है, लेकिन क्या -1 करता है। बाकी जो सदस्य हैं वो कोई माइनस प्रदर्शित नहीं करता। बाकी लोग करते हैं, बाकी लोग बाकी लोग -1 नहीं प्रदर्शित करते। ठीक है, बाकी +2, +4, +6, है ना, ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पोलोनियम को छोड़ दें, पोलोनियम +6 नहीं करता, है ना, वो +2 और +4 ही करता है। ठीक, जैसे सल्फर की बात करें, सेलेनियम की बात करें, है ना, सल्फर, सेलेनियम, ये सब सल्फर की बात करें, सेलेनियम की बात करें और टेलुरियम की बात करें, तो ये +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना।
इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण भी पाया जाता है। 16वें समूह में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ये जो 16वें समूह के जो तत्व हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, बाकी कोई जो और तत्व हैं वो नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि ये जो है -1 पराऑक्साइड बनाते हैं, है ना। ऑक्सीजन जो है पराऑक्साइड बनाता है, पराऑक्साइड बनाने के कारण, है ना, -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति मित्रता, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन से मित्रता करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता 16वें समूह के तत्वों की उच्च होती है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है 16वें समूह के तत्वों की क्या होती है, उच्च होती है। लेकिन हम समूह में, है ना, ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना, जैसे सल्फर से लेकर हम कहाँ तक, पोलोनियम तक जाएं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है ना। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये आकार क्या है, छोटा है ना। आकार छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम आता है। इसके लास्ट कोष में क्या होता है, एस और पी कक्षक, है ना। एस और पी कक्षक जो इलेक्ट्रॉन मेघ बनाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन मेघ जो बनता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है ना, अपनी तरफ आने नहीं देता। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आता है, कम आता है। जो इलेक्ट्रॉन मेघ बनता है एस और पी कक्षक के द्वारा, वो, है ना, इलेक्ट्रॉन मेघ, है ना, इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देता है, उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब अपने से दूर भगाता है। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आता है, कम आता है। ठीक, तो समझ आ गया ये, है ना। इसके बाद अगला देखें तो श्रृंखलन, है ना, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। श्रृंखलन, है ना, तो 16वें समूह के तत्वों में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे श्रृंखलन में, है ना, HOO, ठीक है। उसी प्रकार हम सल्फर के साथ देखें तो H, S, 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 है ना, H, इस प्रकार से, है ना, श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखला बनाने की, है ना, एक चैन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें 16वें समूह के तत्वों में। ठीक है ना। अगला देखें अपरूपता। अपरूपता देखें तो 16वें समूह के तत्व, है ना, 16वें समूह के जो तत्व हैं वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, है ना, द्विपरमाणुविक अवस्था में, फिर ओजोन के रूप में मिलता है ना, O3 के रूप में मिलता है ना। तो अपर रूपता, मतलब हम ऑक्सीजन को बोल सकते, ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन को हम कह सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम सल्फर का बात करें, सल्फर के बहुत सारे अपर रूप हैं, जैसे अल्फा सल्फर, है ना, बीटा सल्फर, डेल्टा सल्फर, है ना, तो बहुत सारे सल्फर पाए जाते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो सल्फर मतलब 16वें समूह के जो तत्व हैं वो इनके मतलब 16वें समूह के तत्वों के क्या पाए जाते हैं, अपर रूप पाए जाते हैं। ठीक है, एक से अधिक रूपों में मिलना। ठीक है जी, है ना। इसके बाद हम देखें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति,
16वें समूह के तत्वों में, है ना, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है ना, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, इस प्रकार से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ऑक्सीजन 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 क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। उसी प्रकार सेलेनियम की बात करें, सेलेनियम भी मल्टीपल बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है ना, बहुआवन बनाने की प्रवृत्ति इसमें होती है। ठीक, तो ये समझ आया है ना। ये हमने क्या देखा, परमाणुक और भौतिक गुणों में आवर्तीता। इसके अलावा, है ना, विशेष गुण हैं जो किसी समूह में नहीं पाए जाते। ठीक है, इस 16वें समूह के, है ना, 16 समूह के तत्वों की 2 ऐसे विशेष गुण हैं जो दूसरे समूह में देखने को नहीं मिलता। वो गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण है विशेष गुण, है ना, ठीक है। विशेष गुण 16वें समूह के, है ना, तो पहला है इसमें अयस्क संगठन। अयस्क संगठन, अयस्क संगठन में, है ना, अयस्क संगठन में देखें तो इसके जो अयस्क मतलब ये जो है ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड के रूप में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना। मतलब जो धातु हैं, प्रकृति में जितने सारे धातु पाए जाते हैं तो इनके जो ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में जो धातु हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये जो है अयस्क का संगठन हुआ, है ना। तो दूसरे समूह के तत्वों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जो हमने बताया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनको सम्मिलित रूप से इसी वजह से क्या कहा जाता है, चेल्कोजन कहा जाता है ना, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड अपना बनाते कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अयस्क संगठन मतलब ऑक्साइड, ठीक, सल्फाइड, ठीक, सेलेनाइड, ठीक, टेलुराइड, ये विशेष गुण है इसके, है ना। बाकी समूहों में नहीं पाया जाता है ये गुण। ठीक, ठीक है जी। इसके बाद एक और गुण है, वो गुण है आपका अंतर्वर्गीय यौगिक बनाना। ठीक है, अंतर्वर्गीय यौगिक बनाना। अंतर्वर्गीय यौगिक बनाना, अंतर्वर्गीय यौगिक का मतलब क्या है कि 16वें समूह के तत्व, है ना, अपने ही ग्रुप के तत्वों से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। अपने ही ग्रुप के तत्वों के साथ मिलकर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना। सल्फर और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2। उसी प्रकार टेलुरियम का ऑक्साइड है, सेलेनियम का ऑक्साइड है कि नहीं है ना। तो ये अंतर्वर्गीय यौगिक बनाता है जो दूसरे समूह के सदस्य नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 विशेष गुण हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अयस्क संगठन जो ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड के रूप में पाया जाता है, अंतर्वर्गीय यौगिक बनाता है ना, अपने ही समूह के सदस्यों से मिलकर ये यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, तो ये समझ आ गया। आगे बढ़े, हम 16वें समूह में पहला जो सदस्य है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो प्रकृति में, है ना, 21% पाया, जो सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, आवश्यक। प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है, 21%। ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है ना, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब इसी में एक महत्वपूर्ण यौगिक है ऑक्सीजन का, ओजोन।
है ना। इसी में एक महत्वपूर्ण यौगिक है क्या, ओजोन। ओजोन के बारे में हम पढ़ें, ओजोन O3 जो है ना पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वायुमंडल में पाया जाता है ना। 30 किलोमीटर की दूरी पर ये कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में, पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है ना, तो किरणों, पराबैंगनी जो किरण, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं ना, उसके साथ ऑक्सीजन क्या करता है, क्रिया करके ओजोन का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, और ओजोन का मुख्य काम क्या होता है ना, पराबैंगनी जो सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली हानिकारक विकिरण है उनको क्या करता है, ये रोकता है। ओजोन का मेन काम यही है ना। ओजोन जो होता है पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं, है ना, उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है ना, और रोक कर हमें जो हमारे जो शरीर के लाभदायक प्रकाश है उसको कहना चाहिए कि एक छलनी की तरह काम करता है। वायुमंडल में क्या करता है, एक छलनी की तरह काम करता है ना, और छान कर हमारे तक सूर्य के प्रकाश को आने देता है। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ें, ओजोन का निर्माण, है ना, ओजोन का निर्माण कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। ओजोन बनाने की विधियां, है ना, ओजोन निर्माण की विधियां, इसमें हम ओजोन बनाने की विधि, है ना, इसमें सबसे पहले विधि देखते हैं हम सीमेन ओजोनाइजर। सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर की विधि, ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना, उसके बाद देखें। तो सीमेन ओजोनाइजर, है ना, सीमेन ओजोनाइजर में दो कांच की समाक्ष नलियां होती है। ठीक है, दो कांच की क्या होती हैं, समकेंद्रीय नलियां होती है। मेरे साथ डायग्राम बनाइए आप भी। ये कांच की नलियां हैं, ठीक है, जो एक सिरे से क्या होती है, बंद होती है ना, एक सिरे से क्या होती है, बंद होती है, और दूसरे सिरे से क्या होती है, खुली होती है। देखिए कैसे खुली होगी, एक सिरे से बंद है ना, इस प्रकार से। ठीक है ना, दोनों कांच की नलियों के, है ना, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे टीन की क्या होती है, पन्नी होती है। ठीक है, क्या होती है, टीन का एक पतला पन्नी होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक, ऑक्सीजन भेजने के लिए मार्ग बनाएंगे, एक साइड में ऑक्सीजन गैस भेजने के लिए मार्ग होता है। इसको विद्युत परिपथ से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, है ना। ये आपका प्रेरण कुंडली से, प्रेरण कुंडली है, इधर से हम शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन।
ठीक, यहाँ से ओजोनीकृत जो ओजोन बनता है, है ना, ओजोनीकृत जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है। ठीक है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन O3। ठीक, ये जो है टीन की पन्नी है ना, टीन का पत्र या पन्नी, एक ही मतलब है, टीन का पत्र या पन्नी। ठीक है ना। देखिए हम माध्यम से ओजोन कैसे बनाते, ठीक, तो सीमेन ओजोनाइजर विधि में हम क्या करते हैं, एकदम शांत विद्युत विसर्जन किया जाता है ना, बहुत धीमा, है ना, बहुत धीमा क्या किया जाता है, विद्युत विसर्जन किया जाता है, जिसके माध्यम से ओजोन बनता है ना। अब इसको बनाने के लिए हम क्या क्या उपकरण लेते हैं, है ना, दो कांच की समाक्ष नलियां होती है ना, दो कांच की समाक्ष समकेंद्रीय क्या होती है, नलियां होती है, जो एक सिरे पर बंद होती है ना, और दूसरे सिरे पर इस प्रकार से खुली होती है। ठीक है ना। इस कांच की नलियों के ऊपर और नीचे टीन का हम पत्र लगा देते हैं, जिसका संपर्क हम प्रेरण कुंडली से प्रेरण कुंडली से कर देते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जी, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित का संपर्क कर देते हैं। ठीक है, टीन की पन्नी, ठीक है ना। इसमें हम बिल्कुल शांत चिंगारी भेजते हैं, है ना, विद्युत विसर्जन जो किया जाता है एकदम शांत धीमा किया जाता है। ठीक है, धीमा करने से, है ना, लगभग 10 से 15%, है ना, 10 से 15% हमको ओजोन गैस प्राप्त होती है ना, 10 से 15% ओजोन गैस हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। जो ऑक्सीजन है 3O2, है ना, शांत विद्युत विसर्जन करने से, यहां लिखेंगे शांत विद्युत विसर्जन करने से हमको O3 प्राप्त होती है। ठीक है ना। और देखिए 10 से 15% हमको प्राप्त होती है ओजोन, है ना, और इसको एकदम शांत चिंगारी मुक्त विसर्जन प्रवाहित करने से, है ना, एकदम और धीमा करके हमको विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने से ओजोन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है 12% से बढ़कर वो 25% तक हो जाती है ना। एकदम यदि हम धीमा करें तो 12% से बढ़कर कितना हो जाता है, ये 25% तक हमको ओजोन प्राप्त होती है। ठीक है ना। यहां से हम क्या करते हैं, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन भेजते हैं, है ना। जो ओजोन हमको प्राप्त होता है वो एक साइड पे, है ना, कांच की जो नली है जो एक सिरे से खुली होती है, उधर हमको ओजोन प्राप्त हो जाता है। तो समझ आया ये, है ना। देख लीजिए एक बार और, सीमेन ओजोनाइजर, है ना, ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर की विधि। इसमें दो कांच की समाक्ष नलियां होती है, जो एक सिरे पर बंद और एक सिरे से क्या होती है, खुली होती है ना। इसमें क्या होती है, इस कांच की जो नलियां होती है ऊपर और नीचे, है ना, टीन की पन्नी लगी होती है ना, जिसका संबंध हम प्रेरण कुंडली से करते हैं। ठीक जी, है ना। अब इसमें हाँ, एक सिरे पर क्या होता है, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन भेजने के लिए मार्ग होता है। ठीक, इधर क्या होता है, ओजोन प्राप्त करने के लिए स्थान, कांच की एक जो खुली होती है एक साइड नली, उधर ओजोन प्राप्त करने के लिए स्थान होता है। अब हम यहाँ पर एकदम शांत विद्युत विसर्जन करते हैं, एकदम धीमा विद्युत विसर्जन करते हैं, जिससे हमको जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का ओजोन में जो निर्माण कम से कम 10 से 15% हमको प्राप्त हो जाता है ना। इसको 10 से 15% जो प्राप्त होता है उसको और आगे, है ना, परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम एकदम धीमा विद्युत विसर्जन करते हैं, जिससे ये 15% से 12 से 15% से बढ़कर कितना हो जाता है, 25% हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ओजोन बना सकते हैं। तो ये आपका ओजोन बनाने की क्या हो गई विधि, सीमेन ओजोनाइजर की विधि। ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम पढ़े 16वें समूह के तत्वों के बारे में। 16वें समूह के तत्वों के बारे में हम पढ़े, जो 5 तत्व हैं, है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद 16वें समूह के तत्वों के बारे में, परमाणुविक और भौतिक गुणों में आवर्तिता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ओजोन,
ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रमुख यौगिक है क्या, ओजोन है ना, उनके बारे में पढ़। इसमें सीमेन ओजोनाइजर विधि है ओजोन बनाने की। ठीक, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। ठीक।